कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि जिला सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दायर एक शिकायत के संबंध में एक याचिका स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को नोटिस भी भेजा गया है। चूंकि यह मामला विशेष अदालत को सौंपा दिया गया है, ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि इस संबंध में सुनवाई में क्या होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने की निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। जिला सत्र न्यायालय में अपील की मांग की गई। अब जब ये याचिका स्वीकार हो गई है तो राहुल गांधी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। राहुल गांधी और अन्य को नोटिस भी भेजा गया है। इसके साथ ही याचिका को विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है और अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी पर कुछ आरोप लगाए थे। राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। राहुल गांधी पर 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक भाषण के दौरान सावरकर के खिलाफ जानबूझकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। महाराष्ट्र में अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी का एक गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस से बगावत कर सत्ता में आ गया। हालांकि अजित पवार की एंट्री से शिंदे गुट के कुछ विधायकों में अब बेचैनी देखने को मिल रही है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सभी विभागों में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के दखल देने से शिवसेना शिंदे गुट के मंत्रियों के बीच बेचैनी फैल गई है। चूंकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पास वित्तीय हिसाब किताब है, इसलिए कहा जा रहा है कि सभी विभागों में उनका दखल बढ़ गया है। बताया ये भी जा रहा है कि इस हस्तक्षेप पर न सिर्फ शिंदे गुट के मंत्रियों ने बल्कि बीजेपी के भी कुछ मंत्रियों ने नाराजगी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में बैठक की थी। आपको बता दें कि भाजपा के चंद्रकांत पाटिल पुणे के पालक मंत्री पद पर है, लेकिन फिर भी अजित पवार ऐसे बैठक कर रहे थे जैसे वह कोई सुपर मिनिस्टर हो। चर्चा है कि पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी इस बात से नाराज है। इसके बाद सूत्रों की ओर से जानकारी दी गई कि बीजेपी के मंत्रियों ने इस संबंध में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी शिकायत की है। इसके बाद शिंदे गुट समेत बीजेपी के मंत्रियों ने फंड आवंटन पर नाराजगी जताई। अब चर्चा है कि सभी विभागों में अजित पवार के दखल से मंत्रियों में बेचैनी सी फैल गई है। ऐसे में चर्चा ये भी है कि भगवान गणेश के दर्शन के लिए अजित पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास वर्षा पर नहीं गए, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के आवास सागर पर जाकर गणपति बाप्पा के दर्शन किए। तो इसे लेकर अब तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं कि शिंदे फडणवीस पवार सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लालबाग के राजा के दर्शन के लिए मुंबई आए थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे, लेकिन अमित शाह के इस दौरे के दौरान अजित पवार नदारद रहे। उनकी अनुपस्थिति से राजकीय गलियारों में काफ़ी चर्चा हुई। अब यह देखना अहम होगा कि सभी विभागों में अजित पवार के दखल और फैली अशांति को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किस तरह से समझाते हैं। तो देखा आपने, महाराष्ट्र की राजनीति अब फिर से गर्मा गई है और अब इस बार मामला सरकार में शामिल 3 पार्टियों के बीच सामने आया है। शिवसेना यूबीटी के बड़बोले सांसद संजय राउत हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। केंद्र की मोदी सरकार हो या महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस पवार सरकार, राउत इन पर तंज कसने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ऐसा ही कुछ एक बार फिर संजय राउत ने बयान दिया है, जिसे लेकर राजनीतिक चर्चा जोरों शोरों पर है। हालांकि संजय राउत ने इस बार शिवसेना पार्टी को लेकर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है, तो वही शिंदे गुट के नेताओं ने भी उन पर जमकर पलटवार करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। दरअसल इस साल दशहरा सभा के लिए शिवाजी पार्क मैदान लेने के लिए ठाकरे समूह ने सावधानी वाला रुख अपनाते हुए मुंबई नगर निगम में आवेदन किया है। ठाकरे गुट का मानना है कि इस बार भी हमें मैदान मिलेगा। पिछले साल शिवाजी पार्क में सभा को लेकर ठाकरे और शिंदे गुट में काफी घमासान मचा था। क्या फिर से उनका दूसरा भाग शुरू हो गया है? फिलहाल तो यही तस्वीर है। दशहरा सभा से पहले ही शिवसेना की स्थापना किसने की, इसे लेकर दोनों गुटों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला करते हुए कहा कि सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राउत ने सवाल किया है कि क्या शिंदे के पिता ने शिवसेना की स्थापना की थी। इस बयान के बाद शिंदे गुट के नेता और जल आपूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटिल ने संजय राउत पर जबरदस्त पलटवार किया है। दरअसल संजय राउत ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। क्या मुख्यमंत्री के पिता ने शिवसेना बनाई थी? हमने पिछले साल शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की थी और यह इस साल भी आयोजित की जाएगी। जब इसी बात को लेकर गुलाबराव पाटिल से सवाल पूछा गया तो पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि क्या शिवसेना की स्थापना संजय राउत के पिता ने की थी। आपको बता दें कि शिवाजी पार्क में दशहरा सभा कौन करेगा, अदालत जैसा फैसला करेगी उनकी सभा होगी, ऐसा गुलाबराव पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा। पाटिल से जब पूछा गया कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर गणपति के दर्शन करने पहुंचे तो वह मुख्यमंत्री शिंदे के घर नहीं गए। क्या मुख्यमंत्री से नाराज है अजित दादा?
ऐसी चर्चा चल रही है। तो उन्होंने कहा कि यह विवाद का विषय नहीं हो सकता। अजित पवार फडणवीस के घर जाए तो भी गणपति का आशीर्वाद और एकनाथ शिंदे के घर जाए तो भी गणपति का आशीर्वाद, तीनों मिलकर गणपति के आशीर्वाद से ही सरकार चला रही है। इसलिए कोई कुछ भी कहे उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो देखा आपने, एकनाथ शिंदे गुट के नेता और ठाकरे गुट के नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार करते हैं और आने वाले दिनों में दशहरा रैली को लेकर ये घमासान और भी तेज हो सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार के लिए पूरी ताकत लगा दी है। सत्ताधारी बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियां चुनाव में जीत का दावा कर रही है। इस चुनाव से पहले अलग अलग न्यूज चैनलों और संस्थाओं के ओपिनियन पोल आ रहे हैं। इसी तरह आया है इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल। ये ओपिनियन पोल सभी को चौंका देने वाला है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा आम चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हो रहे हैं और राजनीतिक दल इसके लिए तैयार भी है। इसे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा। इस वजह से ये विधानसभा चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए अहम है। लेकिन इस चुनाव में सभी पार्टियां मध्य प्रदेश और राजस्थान पर ज्यादा फोकस कर रही, क्योंकि यहाँ लोकसभा की सीटें ज्यादा है। इसी पृष्ठभूमि में विभिन्न संस्था के ओपिनियन पोल सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक और ओपिनियन पोल सामने आया है। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर का अनुमान है। चुनाव में कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के मुताबिक 230 सीटें वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने की उम्मीद है। संभावना है कि बीजेपी 102 से 110 सीटें पर जीत हासिल कर सकती है। इसके साथ ही चुनाव में दोनों पार्टियों के करीब 42% वोट मिलने का भी अनुमान है। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी। इसके साथ ही कांग्रेस को 114 सीटें पर जीत मिली थी, लेकिन कांग्रेस में फूट पड़ गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार गिर गई और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से जुट गई है। पार्टी संगठन को बढ़ाने के लिए पदाधिकारियों की नई जिम्मेदारियां देकर बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टॉप गियर डाला है। आपको बता दें कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए मिशन 45 का ऐलान कर दिया है। इसी के तहत लोकसभा चुनाव में मिशन 45 को सफल बनाने के लिए दादर के वसंत स्मृति सभागृह में बीजेपी के लोकसभा और विधानसभा विस्तार कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग शुरू कर दिया गया है। आज के प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विस्तारकों का मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही बीजेपी आगामी चुनाव के लिए रणनीति बना रही है। मिशन 45 को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले पदाधिकारियों को कुछ सलाह देने वाले हैं। इस दौरान राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की ताकत और राजनीतिक समीकरणों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही कहा गया है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की ताकत कम है, वहां पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस बीच कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में लाल बाग दर्शन के लिए आए थे। उस वक्त अमित शाह ने सागर बंगले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ 45 मिनट से अधिक समय तक चर्चा की थी। चर्चा मुख्य रूप से महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर केंद्रित थी। इसके बाद अब बीजेपी ने टॉप गियर लगाकर लोकसभा और विधानसभा विस्तारकों की ट्रेनिंग क्लास लेनी शुरू कर दिया है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि चर्चा है कि राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा से एकनाथ शिंदे नाराज है। इसी पृष्ठभूमि में अमित शाह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच एक अहम बैठक मीडिया के सामने आ गई है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि राज्य में आने वाले सभी चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ विस्तारकों और नेताओं को क्या दिशा देते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और बीजेपी के सामने विपक्ष का प्रमुख चेहरा ममता बनर्जी मुश्किल में पड़ गई है। ईडी ने उनके भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को 3 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी पर शिक्षक भर्ती मामले में गड़बड़ी का आरोप है और माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में ईडी ने उन्हें समन जारी किया है। दरअसल देश में इन दिनों लोकसभा सहित 5 राज्यों की चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है।
एक तरफ बीजेपी जो तीसरी बार केंद्र सरकार में सत्ता में बैठने के लिए पूरी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है, तो वही विपक्ष जहां इंडिया गठबंधन बनाकर बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हुआ है। हालांकि विपक्ष में शामिल टीएमसी पर अब ईडी की नजर पड़ गई है। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में अभिषेक बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्हीं को अब तलब किया है। इससे पहले 13 सितंबर को अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस वक्त ईडी के सामने उनकी 9 घंटे पूछताछ हुई थी। तो क्या अभिषेक बनर्जी अब इस पूछताछ का सामना करेंगे या नहीं, इस बात पर सभी की नजरें बनी हुई है। आपको बता दें कि इस बीच ईडी द्वारा समन किए जाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इस बारे में ट्वीट किया है। इसमें ट्वीट करते हुए अभिषेक बनर्जी ने लिखा है कि पहले भी मुझे ईडी ने समन भेजा था, वह अपना कर्तव्य निभाते हुए मैं वहां उपस्थित हुआ, मुझे जारी किए गए समन का पालन किया। अब आज एक बार फिर उन्होंने मुझे एक और समन भेजा है। मुझे उस दिन उपस्थित रहने के लिए कहा गया है जब 3 अक्टूबर को दिल्ली में पश्चिम बंगाल के न्याय अधिकार के लिए मतदान होने जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार वास्तव में चिंतित, व्यथित और डरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए मुझे नोटिस दिया गया है। तो अब इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि क्या अभिषेक बनर्जी इस पूछताछ का सामना करेंगे या नहीं। तो देखा अपने लोकसभा चुनाव को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो चुका है। हालांकि आने वाले दिनों में क्या टीएमसी नेता जांच एजेंसी का सामना करते हैं या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।